और चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात लोकतंत्र के महापर्व की करते हैं। आज लोकतंत्र के महापर्व का तीसरा दिन है, तीसरा चरण है। आपको बता दें, तीसरे दौर में 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिस पर 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। तीसरे चरण के मतदान में वोटर्स का उत्साह भी दिखा। दोपहर 3 बजे तक बंगाल में 63.11% और उत्तर प्रदेश में 47% लोगों ने वोट डाले। इसके अलावा असम में 63%, महाराष्ट्र में लगभग 42% और गोवा में 61% से ज्यादा मतदान हुआ। अब देखिए, तीसरे चरण में कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सुबह सुबह वोट दिया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ वोट देने पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में मतदान किया। इसके अलावा मैनपुरी में अखिलेश यादव के परिवार ने भी वोट दिया। चुनावों की गर्मी के बाद अब बात मौसम की। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने हर जिले के लिए एडवाइजरी जारी की है। हालांकि दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में मौसम सुहाना हो गया है, क्योंकि फुहारे राहत लेकर आई हैं। पिछले दिनों इन इलाकों में गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया था, लेकिन फिलहाल बारिश की बूंदें लोगों के लिए राहत लेकर आई हैं। मई का आगाज हो चुका है और गर्मी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर के साथ देश के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी का सितम और सताने वाली है। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में गर्मी बढ़ने का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। इसको लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए गर्मी का अलर्ट भी जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि गर्मी ज्यादा हो सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। जरूरी दवाइयों, ओआरएस और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। गर्मी का मौसम है और गर्मी लगने से थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, जी मिचलाना, शरीर में ऐंठन, तेज धड़कन और भ्रम की स्थिति बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। गर्मी से बचने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। ओआरएस और घर में बने पेय पदार्थ जैसे शिकंजी, नारियल पानी, छाछ का उपयोग करें। घर से बाहर निकलते समय हल्के रंग के कपड़ों का उपयोग करें। धूप से बचने के लिए चश्मा, टोपी और छाते का इस्तेमाल करें। दोपहर के वक्त बाहर निकलने से बचें। उच्च प्रोटीन पदार्थों का सेवन सीमित करना चाहिए और बासी भोजन से बचना चाहिए। हालांकि गर्मी ने पिछले दिनों उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में जो कहर ढाया है, उससे फिलहाल निजात मिलती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में आज यानी 7 मई और 8 मई को अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद है। 7 से 9 मई के बीच पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और तूफान और ओलावृष्टि हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा आज उत्तराखंड और केरल में भी फुहारे पड़ने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने इस राहत के बाद गर्मी की तीव्रता बढ़ने का भी अंदेशा जताया है और लोगों को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ चुनावी सरगर्मी तेज है तो दूसरी तरफ सूरज की तपिश भी तेज है। चिलचिलाती गर्मी में पारा कई इलाकों में 40 के पार है। लोगों को राहत दिलाने के लिए शासन प्रशासन अपने स्तर पर इंतजाम कर रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक नेक पहल की गई है। वहां लोगों की प्यास बुझाने के लिए अम्मा ऑटो रिक्शा जल सेवा शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत ऑटो रिक्शा में रखे पानी के गैलन से गर्मी से परेशान लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। गर्मी का मौसम लेकर आता है बढ़ता तापमान, चिलचिलाती धूप और हीट वेव। ऐसे में घर से बाहर चलते फिरते, काम करते, प्यास से सूखते हलक में अगर किसी के माध्यम से पानी चला जाए तो ये नेकी हमेशा हमेशा के लिए याद रहती है। कुछ यही सेवा भाव लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ऑटो रिक्शा के माध्यम से हर आते जाते व्यक्ति के हलक को तर किया जा रहा है।
दरअसल यहाँ से एक निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार ने ये एक नेक पहल की। उन्होंने भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के लिए ऑटो रिक्शा जल सेवा शुरू की। मौका खास था तो अपने खास के हाथों ही इस शुभ पहल का उन्होंने आगाज किया। विधायक जी ने अपनी मां अम्मा जोरगेवार के हाथों फीता काटकर ऑटो रिक्शा जल सेवा का शुभारंभ किया। तो अनेकांनी नागरिकांनी जनतेनी ऑटो चालकांनी आम्हाला सांगितलं की भाऊ चंद्रपूरचा उन्हाळा हा भारतामध्ये सर्वाधिक तापणारा म्हणून हे शहर ओळखले जाते आणि त्या ठिकाणी चांगलं पाणी लोकांना मिळावं या दृष्टिकोनातून आपण एक ऑटो जल सेवा ही शुरू करतोय। इस जल सेवा का शहर के ऑटो चालकों ने स्वागत किया है। वो इस काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए स्वेच्छा से ही ऑटो पर ठंडे पानी का जार फिट करवा रहे हैं। आज भयंकर गर्मी के इस दौर में शहर की हर सड़क पर अम्मा ऑटो जल सेवा के बैनर ऑटो के पीछे लगे दिखाई दे रहे हैं। यानी जहां जहां ये ऑटो रिक्शा जा रहा है वहां प्यासे लोगों को ठंडा पानी मिलता है और लोग विधायक की इस पहल को सराहते भी दिख रहे हैं। दरअसल चंद्रपुर में मई के आगाज के साथ ही तापमान 45 डिग्री पार चला गया। ऐसे में लोग बाग घर से बामुश्किल ही निकल पा रहे हैं। मई महीने के शुरुआत में ही चंद्रपुर का तापमान 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। सुबह से ही गर्म हवाएं चलने लगती है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो खुद को पूरी तरीके से ढक कर निकल रहे हैं ताकि इस झुलसा देने वाली गर्मी से बचा जा सके। प्रशासन की ओर से भी जगह जगह बैनर लगाकर गर्मी से बचने के उपायों को लेकर जन जागृति की जा रही है। अब क्योंकि इस इलाके में तापमान अभी और बढ़ने के आसार हैं, ऐसे में प्रशासन भी पूरे शहर में जगह जगह पोस्टर लगाकर धूप से बचाव की जानकारी दे रहा है। बल्कि सभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक होने पर कोल्ड रूम की व्यवस्था, दवाइयां, एम्बुलेंस समेत डॉक्टर्स की पूरी टीम भी तैयार है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पे अपन कोल्ड रूम बनाए हुए हैं। 14 ग्रामीण रुग्णालय, उप जिला रुग्णालय, वहाँ पे भी अपन कोल्ड रूम बनाए हुए हैं और एक जिला रुग्णालय वहाँ पे भी है। और इसी सभी संस्था में अपन पूरा उस लगने वाला मेडिसिन है, उसका इन्वेस्टिगेशन का जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगता है उसका पूरा तैयारी वहाँ पे है। वहीं मराठवाड़ा के हिंगोली में भी गर्मी बेतहाशा हो रही है। यहाँ इंसान और जानवर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे तक झुलसा देने वाली गर्मी की चपेट में आ गए हैं। 43 डिग्री तापमान का असर यहाँ केले की फसल पर खासकर हो रहा है। इसलिए इस फसल को बचाने की खातिर यहाँ किसान पानी के छिड़काव के साथ ही कई और इंतजाम करते दिख रहे हैं। फिलहाल तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में बरसते आग के शोले अभी और रंग दिखाएंगे। जहां प्रचंड गर्मी झेलते चंद्रपुर में सामाजिक और मेडिकल सेवा भाव को आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो हिंगोली में भी किसान केले की फसल को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से विकास राजुरकर और हिंगोली से दन्यानेश्वर उंदाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए चाय पर चर्चा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केदारनाथ धाम की, जिसके कपाट 10 मई से खुलने वाले हैं। इसी के साथ चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले पंचमुखी डोली यात्रा आज गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में चलकर फाटा पहुंचेगी। इसके बाद अगले दिन गौरीकुंड और श्री केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 10 मई से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। मंदाकिनी नदी के किनारे स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान बाबा केदार की महिमा ही है, जिसके दर्शन करने से 4 धाम में से एक धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। तभी तो हर साल 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही है। केदार धाम हिमालय की गोद में बसा भोलेनाथ की भक्ति का ये धाम खूबसूरत प्रकृति दृश्यों के साथ ही तमाम पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। इस धाम की महिमा अपार है। सनातन धर्म में हमारी परंपरा है कि पालनकर्ता और सृष्टि के समाप्त करने वाले नारायण और शिव दोनों हैं और दोनों ही शाश्वत हैं। ब्रह्मा जी के जन्म की कथा है, ब्रह्मा के आने और जाने का समय निश्चित है, परंतु ये दोनों अजन्मे हैं और ये कल्याण करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो लोग खाली बद्री की दर्शन करते हैं और केदार के दर्शन नहीं करते, तो उन लोगों को फल प्राप्त नहीं होता। और ये जो हमारे यहाँ केदारनाथ जी के दर्शन का विधान है, जो व्यक्ति एक बार कर ले, शिव के साक्षात दर्शन करने से शिव सायुज्य हो जाता है, ये शब्द आता है।
तो निश्चित भगवान शिव के दर्शन करना अनिवार्य अंग है कथा का। प्राचीन युग से ही केदारनाथ हिंदू आस्था का पवित्र केंद्र रहा है। इसके आसपास बर्फ से ढकी ऐसी पहाड़ियां हैं जो अचरज में डाल देती है। केदारनाथ धाम आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। सदियों से आस्था और विश्वास के इस धाम में भक्ति की अलख यूं ही जगमगा रही है। केदारनाथ भगवान शिव का स्वयंभू स्थान है और जो भगवान के जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से केदारनाथ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक बार जब पांडव अपने पापों को समाप्त करने के लिए जब अपनी अंतिम यात्रा पे जा रहे थे तो भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए। तो एक बार भीम ने पहचान लिया कि जो गायों के झुंड में ये नंदी के रूप में है भगवान शिव हैं। तो जब भगवान शिव को पकड़ने के लिए जब भीम गए तो भगवान जिस स्थान पर धरती पर समा गए तो स्वयंभू वो शिवलिंग भगवान की पीठ दिखाई देती है, उसको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं। पवित्र चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो रही है, लेकिन इससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचकेदार की डोली ऊखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है। भगवान श्री केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी मूर्ति आज गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर से चलकर फाटा में प्रवेश करेगी। 8 मई को गौरी कुंड पहुंचेगी और 9 मई को गौरी माता मंदिर गौरी कुंड से चलकर शाम को श्री केदारनाथ धाम पहुंचेगी और इसके बाद 10 मई को सुबह सवेरे वो शुभ घड़ी आएगी जब केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और भक्त अपने आराध्य के अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में जहां चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, वहां जंगलों में लगी आग लोगों की चिंता को बढ़ा रही है। लेकिन अब इस आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। पौड़ी गढ़वाल के डीएम की मदद मांगने पर आग बुझाने के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सुलगते जंगलों पर आसमान में M-17 हेलीकॉप्टर ने राहत बरसाई। उम्मीद की जा रही है कि जंगल में फैलती आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। उत्तराखंड के जंगलों में फैलती जा रही भयानक आग परेशान कर दे रही है। इस बेकाबू आग को काबू में करने के लिए अब वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बाद सुलगते जंगलों पर आसमान से M-17 हेलीकॉप्टर ने राहत बरसाई। इस राज्य में पिछले कुछ समय से हरियाली और ताजी आबो हवा देने वाले जंगल धधक रहे हैं। कुमाऊं, जौनसार हो या फिर गढ़वाल, जंगलों को अपनी आगोश में ले रही आग लगातार अपना दायरा फैला रही है। ये आग पौड़ी के जंगलों में लगी है, जहां शासन प्रशासन की आग को काबू में पाने की कोशिशों में अब वायुसेना भी शामिल हो गई है। वायुसेना आग से दो हाथ करने मैदान में उतर गई है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर सोमवार शाम श्रीनगर के जीवीके हेलीपैड पर उतरा, जिसकी मदद से अलकनंदा नदी पर बने जीवीके डैम की झील से बकेट में पानी अपलिफ्ट कर पौड़ी के डोभ श्रीकोट के जंगलों पर बरसाया गया। खबर है कि इससे जंगल में फैलती आग पर काफी हद तक काबू भी पा लिया गया है। दरअसल उत्तराखंड के जंगलों की आग पर अगर एक जगह काबू पाया जा रहा है तो इतने में दूसरे जंगलों में आग धधकने की खबर सिस्टम के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दे रही है। हालांकि पौड़ी गढ़वाल प्रशासन की तरफ से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, मगर ये सारी कवायदें आग की भयावता के आगे नाकाफी रही हैं। यही वजह भी रही कि पौड़ी के जिलाधिकारी ने एक लेटर के जरिए आग पर कंट्रोल करने के लिए एयरफोर्स से मदद मांगी। कल तक पूरे जनपद में 139 बड़ी और स्मॉल फायर्स का कुल नंबर था, जिसमें से 12 लार्ज फायर्स थी। आज लगभग 23 लार्ज फायर्स का अलर्ट है और काफी बड़ी संख्या में जो आग है उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट्स तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एयर एक्विजिशन के लिए हम लोगों ने कल एक एप्लीकेशन डाली थी। उधर कुमाऊं के जंगलों में भी आग का तांडव जारी है। यहाँ बागेश्वर जिला हेडक्वार्टर समेत बैजनाथ और गणखेत में जंगल धधक रहे हैं। ऐसे में पूरा माहौल ही धुएं के आगोश में समाया हुआ है। कई जगहों पर तो जंगल की आग रिहायशी क्षेत्रों तक पहुँच बनाने की तरफ बढ़ चली है।
जाहिर है प्राकृतिक संपदा के साथ साथ वन्य जीवों का आशियाना ये जंगल आज उनकी जिंदगी और उनके अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। जंगलों की आग न थमने वाली घटनाओं से पूरे राज्य के तापमान में इजाफा हो रहा है। फिलहाल तो जंगलों में हरियाली की जगह आग की लपटों ने सब कुछ खाक सा कर दिया है। ऐसे में जंगल की दावानल को काबू में करने के लिए एयरफोर्स की ये कोशिशें राहत देती दिख रही हैं। इसके साथ ही आसमान से बादलों के बरसने का भी इंतजार हो रहा है ताकि इस आग से प्राकृतिक तौर पर हमारे जंगल छुटकारा पा सकें। श्रीनगर से सिद्धांत उनियाल, पौड़ी से अंकित शर्मा और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं हौसलों और जज्बे की उड़ान की। अब आपको दिल्ली के एक 10 साल के मासूम बच्चे जसप्रीत से मिलवाएंगे, जिसके हौसले और जुनून की कहानी खुद उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी शेयर की है। पिता की विरासत को आगे बढ़ाने और छोटी बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी जसप्रीत पर है। वो खुद भी पुलिस अफसर बनना चाहता है। इसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ दिन रात मेहनत कर रहा है। पिता के ठेले पर रोल बनाकर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। करना पड़ता है क्योंकि मेरे पापा की डेथ थी, तो इसे बंद नहीं करना चाहता मैं। आंखों में सपने और दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून, ये इस 10 साल के बच्चे जसप्रीत को दुनिया से अलग बनाती है, जिसके हौसले के आगे मुश्किलें भी घुटना टेक रही हैं। दिल्ली के तिलक नगर में जसप्रीत महज 10 साल की उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पिता की मौत के बाद जसप्रीत खुद छोटी सी रेहड़ी पर रोल और पराठा बनाकर अपनी 14 साल की बहन की परवरिश कर रहे हैं। जसप्रीत कभी सोचा था कि ये करूंगा या कभी करने का मन था या फिर अब करना पड़ता है? करना पड़ता है भैया, करना पड़ता है भैया। बुआ आपके सपोर्ट में थी, भैया थे, आप चाहते तो नहीं भी करते? करना पड़ता है क्योंकि मेरे पापा की डेथ थी, तो इसे बंद नहीं करना चाहता। बड़ी बात तो ये है कि जसप्रीत अपनी पढ़ाई के साथ साथ पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पिता का सपना था कि जसप्रीत एक पुलिस अफसर बने और उनकी बहन टीचर, जिसके लिए अब जसप्रीत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज मैं स्कूल जाता हूँ 2 बजे आता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ 4 बजे, फिर 6 बजे आता हूँ। 6 बजे के बाद यहाँ? हाँ जी, बहन सारी जिम्मेदारी मेरे पे है। बहन कौन कौन सी जिम्मेदारी? सारी जिम्मेदारी बहन की शादी करवाने की, सब कुछ मेरे पे ही है। बहन की पढ़ाई खर्चा भी आप ही निकालते हो? हाँ जी, हाँ जी। जसप्रीत क्या बनना है आपको बड़े होकर? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर, ये आप चाहते हो या फिर पापा की ख्वाहिश थी? ये पापा की ख्वाहिश थी। शुरुआत छोटी हो या बड़ी, अगर इरादे नेक हो तो मदद के हाथ भी आपकी ओर बढ़ने लगते हैं। अब जसप्रीत की मदद के लिए खुद उद्योगपति आनंद महिंद्रा और बॉलीवुड के रियल हीरो सोनू सूद आगे आए हैं। पिता की मौत के बाद जसप्रीत और उनकी बहन दिल्ली में बिल्कुल अकेले हो गए थे। तब उनकी बुआ ने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। हालांकि जसप्रीत की मां वापस पंजाब लौट गई, लेकिन जसप्रीत अपने पिता के सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। जो उसके पापा नहीं कर पाए हैं वो आज ये बच्चा करके दिखा रहा है। बस उसे अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रही हूँ कि तू जहाँ भी है खुश रहना, तेरे बच्चों को कोई दुख नहीं होने देंगे। बस पूरी जिम्मेदारी ले रखी है मैंने अपने पास। तेरे बच्चों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जो काम शायद तुम करना चाहते थे या नहीं कर पाए हो, उस चीज का मुझे बहुत दुख है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इसे बना के छोड़ूंगा, इसको मैं बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। अब जिस हिसाब के मुझे सपोर्ट मिल रहे हैं, जिस हिसाब से सपोर्ट मिल रहे हैं। जसप्रीत की मेहनत और जज्बे को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। आज जसप्रीत उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं जो हिम्मत और जुनून के दम पर मंजिल पाने का हुनर रखते हैं। प्रॉमिस करो कि तुम पुलिस ऑफिसर जरूर बनो। प्रॉमिस, पुलिस ऑफिसर बनूंगा जी। पक्का? पक्का। जसप्रीत है, बच्चा छोटा है, हिम्मत हौसले बहुत बड़े हैं। 1-1.5 महीना पहले ही पिता छोड़ के गए। पिता की ये दुकान थी और दुकान चलाने के पीछे मकसद सिर्फ ये नहीं कि पैसे कमाना है, बल्कि इमोशनल टच ये भी है कि पापा की दुकान थी, बंद नहीं होने दूंगा। बहुत सारे लोग मदद के हाथ लेकर आगे बढ़े हैं। खुद आनंद महिंद्रा ने भी इनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन जसप्रीत का ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, पुलिस ऑफिसर बनना है, जो कि पापा का सपना था, और साथ साथ इस दुकान को भी चलाते रहना है। जसप्रीत और उनकी बहन के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।
कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। आईसीएसई बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। नतीजों में लखनऊ के एक ही स्कूल की 3 छात्राओं ने 12वीं यानी आईएससी में 99.75% अंक हासिल कर टॉप किया है, तो वहीं 10वीं क्लास में छात्र चंद्रांश राय ने 99.80% अंक हासिल किए हैं। बिल्कुल, इन छात्रों ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इन छात्रों की जुबानी जानिए इनकी कामयाबी का मंत्र। हमारे साथ लखनऊ के वो स्टूडेंट्स हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के, जिसमें इन सब के अगर हम बारे में बात करें तो इन्होंने जो सफलता हासिल की है वो सफलता सब हासिल करना चाहते हैं। तो पहले हम पूछेंगे, नाम बताइएगा, कितने % मार्क्स आए हैं बताइएगा आईएससी में। मैं अर्चिता सिंह हूँ और मेरे 99.75% मार्क्स आए हैं आईएससी 12th बोर्ड्स एग्जाम में। ये जो सक्सेस है इसको आप कितना बड़ा मानती हैं? क्योंकि आपके अगर हम देखें स्कूल में तो आप ही लोगों के आए हैं, तो कितना बड़ा सक्सेस? बहुत अच्छा भी लग रहा है और मतलब इस टाइम पे तो ऐसा फील हो रहा है कि पेरेंट्स और टीचर्स और मेरे जितना भी हार्डवर्क था वो सक्सेसफुल रहा। मेरे 99.75% आए आईएससी क्लास 12 2024 एग्जामिनेशन में। बहुत अच्छा लगता है जब टीचर्स फेलिसिटेट करते हैं, बिकॉज उन्हीं की मेहनत और उन्हीं के इनपुट्स की वजह से हम लोग एकेडमिकली इतना अच्छा कर पाते हैं एंड उनके लिए बहुत खुशी होती है कि उनकी मेहनत और हमारी मेहनत कलेक्टिव एफर्ट्स दोनों के सक्सेस होते हैं। मेरे 99.75% मार्क्स आए हैं और इसमें मेरे इंग्लिश और फिजिक्स में 99 थे और बाकी 4 सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन में 100 थे। मेरे 99.8% आए हैं इस बार और मेरे इंग्लिश में 99 है और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, कंप्यूटर साइंस और सोशल स्टडीज़ में मेरे 100 है। खास अलग स्ट्रैटेजी भी नहीं, एग्जीक्यूशन में था पूरे मतलब थ्रू आउट ईयर पूरे साल भर बस कंसिस्टेंसी रखनी थी। जो भी टीचर पढ़ाए उसे घर आके रिवाइज करना था। दिन में 3.5-4 घंटे दीजिए और लेकिन पूरे साल भर दीजिए तो रिजल्ट ऐसे आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने तैयारी की वो अपने आप में एक तरीका हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स की। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से तैयारी, और जैसा सभी ने बताया कि सोशल मीडिया से बोर्ड्स के वक्त उन्होंने दूरी बनाई, अपने आप में उनकी सफलता का एक मंत्र ये भी है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। अदिति सुनिए, सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है, असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। ओके, अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी बुरा नहीं होता, मानना पड़ेगा। बिल्कुल, कोशिश हमें आखिरी क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, तजुर्बा तो मिलेगा ही। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव है। इसलिए कहते हैं अपनी अकल लगाओ और दूसरों की बात सुन लो, लेकिन अल्टीमेटली अपनी अकल लगाना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट्स इन लड़कियों ने आपको दे दिए हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है सिर्फ इजाजत आपसे मांगते हैं, लेकिन कल शाम 5 बजे हमारे साथ चाय पीना और ढेर सारी अच्छी पॉजिटिव खबरें देखना ना भूलिएगा। रुकेंगे ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।